नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मोनू एकेडमी में। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत में हमने मुग़ल सल्तनत शुरू कर दिया है और यदि आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी हो तो उसे अवश्य देख लें। तो दोस्तों, कल हमने बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ा था और आज से हम पढ़ेंगे अकबर से। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू तक गया हूं। तो चलिए साथियों, करते हैं अपने आज के टॉपिक की शुरुआत अकबर से। तो दोस्तों, अकबर का शासनकाल शुरू होता है 1556 से, ख़त्म होता है 1605 में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम, और यह 1556 ईस्वी में शासक बना। और हुमायूं की मृत्यु के समय यह पंजाब में था, तो इसलिए इसका राज्याभिषेक भी वही हुआ जब यह 14 साल का था। तो इसका संरक्षक किया था बैरम खान ने। बैरम खान शिया मुस्लिम था और जो अकबर था वो सुन्नी था। तो बैरम खान ने इसका 4 साल तक संरक्षण किया। तो फिर 1556 में युद्ध होता है पानीपत का दूसरा। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। हेमू जो होते हैं वो आदिल शाह सूर के मंत्री होते हैं और आदिल शाह सूर अफगानी होता है। और हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि ली एवं स्वतंत्र घोषित किया था अपने आप को। तो हेमू की मृत्यु होती है कि उनकी आंख में तीर लग जाता है। तो इस प्रकार नसीबी कह ले अकबर की कि वह शासक बन जाता है, क्योंकि हेमू की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हेमू का जो पलड़ा था उस समय बहुत ज़्यादा भारी था अकबर की सेना पर, लेकिन हेमू की मृत्यु होने के पश्चात वह शासक बन जाता है। तो बनने के पश्चात अकबर गाजी की उपाधि लेता है। तो 1560 ईस्वी में बैरम खां को मार दिया जाता है। तो 1560 से लेकर 1562 तक पेटीकोट सरकार का नाम दिया गया है। पेटीकोट सरकार इसलिए क्योंकि उस समय जो उसका शासन है वो महामनगा और जिजियनगा चलाती हैं। तो फिर अब देखते हैं इसकी विजय के बारे में अकबर की। इसने 1562 ईस्वी में मालवा की विजय की थी और उस समय शासक था बाज बहादुर और उनकी रानी थी रूपमती। उसके पश्चात 1564 ईस्वी में गढ़कटंगा की, उस समय जो शासक था वहाँ का वो वीर नारायण या प्रेम नारायण था, वो नाबालिग था। तो उसकी संरक्षिका थी रानी दुर्गावती। ये बाघ के शिकार में कुशल प्रवीण थी और उनसे लड़ने के लिए अकबर ने आसफ खां को भेजा। ऐसा माना जाता है कि उनकी लड़ाई से प्रभावित होकर अकबर ने उनका राज्य वापस लौटा दिया। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत में, यानी कि प्राचीन भारत हो या मध्यकालीन भारत में, जब भी मैं कहीं पर यह लिखा हुआ देखता हूँ कि उससे प्रभावित होकर उसने उसका राज्य लौटा दिया, तो मेरा मानना है कि वह युद्ध हार जाता है। क्योंकि इसने आक्रमण किया था, किसने? अकबर ने गढ़कटंगा पर, किस लिए? उसका साम्राज्य छीनने के लिए। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका राज्य वापस लौटा दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ये मान सकते हैं कि रानी दुर्गावती ने अकबर को हरा दिया था। तो 1567 ईस्वी में इसकी जो विजय होती है मेवाड़ या चित्तौड़ पर, उस समय वहाँ के शासक थे उदय सिंह, और उदय सिंह ने ही उदयपुर शहर बनवाया था। तो उदय सिंह के ही पुत्र हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने इसकी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये कहाँ के थे शासक? मेवाड़ के। और हल्दी घाटी का युद्ध भी 1576 ईस्वी में हुआ था। तो महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था और महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए अकबर ने मान सिंह को भेजा था। तो इनकी महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी? जब ये 1597 ईस्वी में धनुष पर अपनी प्रत्यांत चढ़ा रहे थे, तो उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महाराणा प्रताप ने इसको हराया था अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध में। तो आप और मान सकते हैं कि रानी दुर्गावती ने भी अकबर को हराया था। और 1570 से 71 में इसका गुजरात अभियान होता है। वहाँ का शासक था मुजफ्फर खां तृतीय। अकबर ने इसे पहले हराया एवं दोबारा सीकरी से 14 दिन में ही पहुँच गया, क्योंकि इसने
विद्रोह कर दिया था और वहीं पर गुजरात अभियान के समय इसने पहली बार समुद्र देखा था। किसने? अकबर ने। और 1576 में इसने बिहार और झारखंड के अफगान शासक दाऊद खां को हराया। 1585 में इसने काबुल को जीत लिया, 1586 में कश्मीर को, 1595 में कंधार को और 1599 से 1601 के बीच में इसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता, जिसमें अहमदनगर के राज्य में एक महिला ने इसको चुनौती दी थी, उसका नाम था चांद बीबी। और अब देखते हैं इसकी कुछ पॉलिसी के बारे में। तो भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और राजा भगवान दास और मान सिंह इसके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में चले गए थे। तो अब थोड़ा सा अकबर के कार्य देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एसएससी आप कोई सा भी एग्जाम दे लें, एसएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, तो अकबर के कार्य में से आपको कभी ना कहीं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखते हैं कि 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा बंद करवाई, 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध, 1564 में जजिया कर हटा दिया, 1571-72 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना और 1575 में इबादत खाना यानी प्रार्थना कक्ष का निर्माण कराया और 1575 में मनसबदारी व्यवस्था शुरू करी और 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मावलंबी को प्रवेश करने की अनुमति दे दी। 1580 में इसने प्रांतीय व्यवस्था लागू की और संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांट दिया और 1580 ईस्वी में इसने आईने दहसाला या जब्ती प्रणाली शुरू करी और 1582 ईस्वी में इसका इबादत खाना बंद हो गया, यानी कि केवल इतने साल तक ही इबादत खाना था इसका। और 1582 ईस्वी में इसने दीन इलाही या तौहीद इलाही नामक धर्म चलाया और इस धर्म में केवल इसके 15 फॉलोअर थे, यानी कि इस दीन इलाही धर्म को मानने वाले 15 ही थे बस। और 1585 में इसने इलाही संवत आरंभ कराया और 1587 में इलाही गज आरंभ किया। तो दोस्तों देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी कुछ भू राजस्व व्यवस्था, क्योंकि भू राजस्व व्यवस्था भी कई बार यहाँ से पूछी गई है। तो भू राजस्व व्यवस्था दहसाला, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह जब्ती का सुधरा हुआ रूप है। कौन? दहसाला। और जब्ती किसने लागू कराई थी? टोडरमल ने। तो इसकी भू राजस्व व्यवस्था में थी दहसाला, बटाई या गल्ला बख्शी या फिर और यानी कि नसक, ये तीन थी। कौन कौन सी? दहसाला, बटाई या गल्ला बख्शी और नसक। और इसका लैंड रिवेन्यू सिस्टम को जैसा कि अभी बताया है जब्ती या बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं कि कृषि, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ से मिलान करने से यानी कि युग्म सुमेलित से क्वेश्चन कई बार आए हैं। जो इसकी कृषि की जो मैं पद्धति बता रहा हूँ वो टोडरमल ने करी थी। जैसे कि पोलज कृषि किसे कहते थे? पोलज जमीन होती थी जिस पर हर वर्ष खेती की जा सकती थी और परती जिसमें 2 साल में एक बार कर सकते थे, और चाचर भूमि होती थी 3 से 4 साल में एक बार खेती करते थे उस पर, और बंजर भूमि होती थी 5 साल या उससे ज़्यादा साल में उस पर खेती होती थी। तो पोलज, परती, चाचर और बंजर, ये 4 होती थी इसकी ज़मीन और इसमें अलग अलग प्रकार से खेती की जाती थी। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि जो अकबर था वह नगाड़े स्वयं बजाता था और मीर मियाँ एवं तानसेन इसके दरबार में थे। और तानसेन इनको कहाँ से मिले थे? रामचंद्र के दरबार से मिले थे। और तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर से। मध्य प्रदेश वाले अगर कहीं तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आ जाता है कि ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है, और कभी कभी एसएससी में भी आ जाता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। तो तानसेन ध्रुपद गायन में प्रवीण था और अकबर ने इसे उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी विलास की। और इसकी राग हैं किसकी? तानसेन की। रागदीप, मियाँ मिल्हास, मियाँ की टोड़ी। और तानसेन ने स्वामी हरिदास से शिक्षा ली थी। और स्थापत्य कला में देख लेते हैं अकबर के, इसने आगरे के किले का निर्माण करवाया एवं इसमें कई भवनों का निर्माण करवाया था।
और शाहजहां ने तुड़वाकर इसे नए सिरे से बनवाया। इसने फतेहपुर सीकरी, अजमेर, इलाहाबाद, लाहौर आदि जगह कई किले का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में कई भवनों का निर्माण करवाया जो 8 वर्षों में पूरी तरह तैयार हुआ। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। पंचमहल पर बौद्ध प्रभाव दिखता है और यहीं पर गुजरात विजय की स्मृति में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था और एक चित्रशाला विभाग भी बनवाया जिसका प्रमुख था अब्दुल समद। तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग खोला था जिसका प्रमुख था फैजी। फैजी कौन था? यह अबुल फजल का भाई था और अकबर ने इसे मलिक उल सोयरा की उपाधि दी थी। तो कभी कभी आ भी जाता है कि मलिक उल सोयरा की उपाधि देने वाला कौन था या फिर मलिक उल सोयरा की उपाधि किसे मिली थी? तो फैजी। और महाभारत का अनुवाद अब्दुल कादिर बगदादी ने किया और रामायण का अनुवाद भी इसने यानी अब्दुल कादिर बगदादी ने किया था। और पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सुहेली या अनवर ए सादात के नाम से हुआ था दोस्तों, याद कर लेना। और इसे अबुल फजल ने अनुवादित किया था। तो महाभारत और रामायण का अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बगदादी ने अकबर के समय और पंचतंत्र का अनुवाद फजल ने किया था, अबुल फजल ने। और अकबर का राजकवि फैजी ही था जैसे कि अभी पीछे बताया था। और अकबर के समय पोर्ट्रेचर की शुरुआत हो गई थी। पोर्ट्रेचर का मतलब होता है टेक्निक ऑफ फोर शॉर्टनिंग यानी अग्र संक्षेपण। तो दोस्तों यहाँ पर अकबर समाप्त होता है। अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का शासन होता है शुरू 1605 से 1627 तक और इसके बचपन का नाम था सलीम। पिता आप सभी जानते हैं अकबर और माता का नाम था मरियम उज्जमानी या हरका भाई। और इसकी पत्नी देखते हैं और इनसे होने वाले पुत्रों के बारे में। पत्नी का नाम था इसकी एक मानवाई। मानवाई से पुत्र हुआ था खुसरो। और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई उर्फ जोधाबाई से इसका पुत्र होता है खुर्रम, जिसका आगे चलकर नाम हो जाता है शाहजहां, जिसे हम आगे पढ़ेंगे भी शाहजहां के बारे में। और एक और पत्नी से इसके जिसका नाम था साहिबा ए जमाल, उससे होता है पुत्र परवेज। और इसके एक और पुत्र होता है एक और पत्नी से जिसका नाम था शहरयार इसके पुत्र का। तो 1605 ईस्वी में खुसरो विद्रोह कर देता है बहरावल के मैदान में, लेकिन शाहजहां को मारने के लिए भेजते हैं इसे। तो शाहजहां इसकी आंखें निकाल देता है एवं मार देता है, शाहजहां यानी खुर्रम। और जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दी थी। अर्जुन देव कौन थे? ये सिखों के 5वें गुरु थे। कौन? अर्जुन देव। इनको जहांगीर ने फांसी दी थी। क्यों ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि इन्होंने अर्जुन देव ने खुसरो को पनाह दी थी। फिर उसके पश्चात इसका अहमदनगर का अभियान होता है, लेकिन ये जीतता नहीं है और वहाँ का जो रूलर होता है अहमदनगर का वो मलिक अंबर। और इसी अवसर पर खुर्रम को उपाधि दी जाती है शाहजहां की। ऐसा माना जाता है कि जो नूरजहां होता है उसके पति की ये हत्या कर देता है जहांगीर, क्योंकि नूरजहां बहुत सुंदर होती है और उसके पति का नाम होता है शेर अफगान या अलीपुली बेग अफगान। और नूरजहां का मूल नाम होता है मेहरुनिसा। तो नूरजहां के गुट में होते हैं मिर्जा ग्यास बेग और उसके पिता एतमाबदुल्ला और उसकी माँ असमत बेगम। और उसकी माँ ने ही गुलाब से इत्र बनाने की विधि की इजाद की थी। और इसके भाई का नाम होता है आसफ खां और आसफ खां की ही पुत्री होती है मुमताज, जिसकी शादी की जाती है खुर्रम से यानी कि शाहजहां से। तो उसके पश्चात देखते हैं इसने क्या क्या बनवाया था। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में और मोती मस्जिद ये भी लाहौर में। तो दोस्तों आप यहीं पर 2 चीज़ याद कर लीजिएगा कि लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था जहांगीर ने और आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने और दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। तो 3 मोती मस्जिद और 3 शासक अलग अलग टाइम पे बनवाते हैं लाहौर में, यानी कि सबसे पहले होता है जहांगीर के टाइम पर लाहौर में और
शाहजहां के टाइम पर आगरे के किले में, और औरंगजेब के टाइम पर दिल्ली के लाल किले में, और अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है दिल्ली में, और आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने, यानी कि अपने पिता का। कहाँ पर? आगरा में। यह पूर्णतः संगमरमर से बना पहला मुगल मकबरा है। कौन सा? एतमादुल्ला का मकबरा, और पहला भवन जिसमें पित्रा-दुर्रा का प्रयोग हुआ है। पित्रा-दुर्रा का मतलब होता है दोस्तों, इसमें फूल पत्ती की कीमती रत्नों से जड़ावत की जाती है। और इसी के समय आगरा के नज़दीक सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना है, और यह मकबरा दोस्तों गुंबद विहीन छत वाला है, परंतु चारों कोनों पर छोटे छोटे गुंबद हैं, और यह 5 मंजिला है। और इसने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया। और बागों के बारे में मैंने जब मैं आपको पढ़ा रहा था बाबर और हुमायूं के समय, तभी बता दिया था कि किसने कौन से बाग का निर्माण कराया, और शालीमार बाग आप कैसे याद करेंगे ये भी बताया था। अब देखते हैं कि चित्रकला। तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के समय से ही होता है, और जहांगीर के समय दोस्तों पांडुलिपि चित्रण का महत्व समाप्त हो जाता है और छवि चित्रण का महत्व बढ़ जाता है। और दोस्तों इसने गद्दी पर बैठते ही 12 आदेश जारी किए, जिसमें शराब एवं तंबाकू पर इसने मनाही कर दी, और मराठों को सबसे पहले मनसबदारी में इसने ही शामिल किया था दोस्तों। और मनसबदारी में 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रारंभ किए थे। इसमें क्या होता है कि सवारों की संख्या दुगनी हो जाती है। 2 अस्पा सिंह अस्पा लगते ही सवारों की संख्या दुगनी हो जाती है। और इसके दरबार में हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में। दोस्तों यह पत्र लेकर आया था ब्रिटेन की महारानी का, लेकिन वह अकबर के नाम था। लेकिन अकबर की मृत्यु होने के पश्चात तो यह जहांगीर के दरबार में आता है, और जहांगीर इसको उपाधि देता है इंग्लिश खां की। और यह जहांगीर से कौन? हॉकिंस बात करता है फारसी में, तो उससे प्रभावित होकर जहांगीर इसे 400 का मनसब दे देता है, और 1627 ईस्वी में इसकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आज हमने जहांगीर और अकबर के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब के बारे में। तो और देखेंगे कि यदि अगर हमें टाइम मिलेगा तो मुग़ल प्रशासन भी पढ़ लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका मुग़ल प्रशासन यानी कि मुग़ल सल्तनत एक दो लेक्चर का बचा है, वो भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।